आज दोस्तों टेंसर एनालिसिस का ये सेकेंड लेक्चर है आज। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्रोनेकर डेल्टा के बारे में। क्रोनेकर डेल्टा इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से। तो क्रोनेकर डेल्टा की जो डेफिनीशन है, क्रोनेकर डेल्टा आई जे, इसकी वैल्यू होगी 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे, और इसकी वैल्यू होती है 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। कुछ बुक्स में आप देखोगे क्रोनेकर डेल्टा आई जे को ऐसे या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रोनेकर डेल्टा को इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्रोनेकर डेल्टा आई जे टेंसर एनालिसिस में बहुत ही इसकी इम्पॉर्टेंट इसका काम रहेगा। तो क्रोनेकर डेल्टा आई जे, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आई और जे आपस में इक्वल हैं। इसकी वैल्यू होगी 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्रोनेकर डेल्टा 1 2 या क्रोनेकर डेल्टा 2 7, क्रोनेकर डेल्टा 5 8। कहने का मतलब हो गया, अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं हैं तो क्रोनेकर डेल्टा की जो डेफिनीशन अभी आपने पढ़ी उसके हिसाब से इन सभी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो अभी आपने क्या कहा, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो क्रोनेकर डेल्टा आई जे की वैल्यू होती है 0। तो अगर आई और जे आपस में सेम नहीं हैं तो इन सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की। अगर मैं कहूँ क्रोनेकर डेल्टा 1 1 या क्रोनेकर डेल्टा 2 2 या फिर क्रोनेकर डेल्टा 3 3, तो आप समझ रहोगे आई और जे यहाँ पर आपस में सेम हैं तो इन सभी की वैल्यू होगी 1। और यही डेफिनीशन है क्रोनेकर डेल्टा की। अगर आई और जे आपस में सेम हैं तो इसकी वैल्यू 1, और आई और जे आपस में सेम नहीं हैं तो इसकी वैल्यू 0। आइए हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। बच्चों, अगर मैं कहूँ क्रोनेकर डेल्टा आई आई, क्या इसकी वैल्यू होगी? ज़रा आप लोग अपने मन में सोचें। अब कुछ बच्चे हो सकता है इसकी वैल्यू को 1 सोच रहे होंगे कि अगर आई और जे आपस में सेम है तो इसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन यहाँ पर अप्लाई होगा समेसन कन्वेंशन। जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, डमी इंडेक्स पर समेसन कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आई सुपरस्क्रिप्ट और आई सबस्क्रिप्ट दोनों जगह पर सेम है। इसका मतलब हो गया ये यहाँ पर डमी इंडेक्स है, और अगर ये डमी इंडेक्स है तो इस पर समेसन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। अगर आई पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी। तो समेसन कन्वेंशन के हिसाब से ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा क्रोनेकर डेल्टा 1 1 प्लस क्रोनेकर डेल्टा 2 2 प्लस क्रोनेकर डेल्टा 3 3। कहाँ तक जाएंगे? हम लोग जाएंगे क्रोनेकर डेल्टा n तक। अब यहाँ पर जैसे 1 1 है, अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं ये भी क्या डमी इंडेक्स है, लेकिन ये फिक्स्ड इंटीजर है ना, इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो यहाँ पर एक प्रकार से डमी इंडेक्स का काम नहीं करेगा, या कह सकते हो कि यहाँ पर समेसन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से n ये भी एक प्रकार से फिक्स इंटीजर है। जब कभी हमको ये दिखाना होता है कि यहाँ पर समेसन कन्वेंशन नहीं लगेगा तो इस तरह से ब्रैकेट में भी आप इसको लिख सकते हो, या तो अलग से आप लिख दो इस तरह से कि यहाँ पर समेसन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा, और या फिर ब्रैकेट लगा देने का मतलब भी होता है कि ये फिक्स इंटीजर का काम करेगा और यहाँ पर समेसन कन्वेंशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चों, अब क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। कहाँ तक जाएंगे? n टर्म्स हैं, यानी कि आप लोगों ने कहा n टर्म्स या n टाइम्स। तो 1 1 1 n टाइम्स आपने ऐड किए तो इसकी वैल्यू हो गई n। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा।
आई बच्चों, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा प्रॉपर्टी नंबर 4 की। आज ज़रा फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्रोनेकर डेल्टा की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये बहुत ही अच्छी, मैंने कहा ए आई और क्रोनेकर डेल्टा, या बल्कि इसको ए जे कर दो, ए जे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए जे और क्रोनेकर डेल्टा आई जे। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आइए इसको देखें। ये जो प्रॉपर्टी आप देखने जा रहे हो इसका हम लोग कई जगहों पर यूज करेंगे इस पूरी बुक में। ए जे और क्रोनेकर डेल्टा आई जे, ए के साथ जे यहाँ पर क्या है सुपरस्क्रिप्ट, और क्रोनेकर डेल्टा आई जे। आप देखोगे ये वाला जो जे है वो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, एक बार एज ए सुपरस्क्रिप्ट, एक बार एज ए सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब ये डमी इंडेक्स है, और डमी इंडेक्स होने का मतलब हो गया यहाँ पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई किया जाएगा। जब समेशन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो जे की जगह पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखते जाएंगे। आई यहाँ पर फ्री इंडेक्स है, आई की भी कोई एक वैल्यू होगी, कोई एक नंबर होगा। समझने के लिए अपने मन में मान लो आई की वैल्यू है 5, तो जे की जगह पर पहले आप 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब सोचते जाओ, जब आप जे की जगह पर 1 रखोगे तो ये बन जाएगा क्रोनेकर डेल्टा 5 1, और क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आई और जे आपस में सेम नहीं हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब पहला टर्म 0 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर जे की जगह पर 2 रखोगे तो ये बन जाएगा क्रोनेकर डेल्टा 5 2, लेकिन 5 और 2 आपस में सेम नहीं है तो वो वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर बनेगा 5 3 5 4, फिर आएगा 5 5। तो जहाँ पर 5 5 आया इसका मतलब वहाँ पर आई और जे आपस में सेम हो गए, तब वहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यानी कि केवल वही वाला टर्म वहाँ पर सर्वाइव करेगा, केवल वही वाला टर्म वहाँ पर जीवित रहेगा, और बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। तो जे यहाँ पर क्या हुआ डमी इंडेक्स, इस पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई होगा, और समेशन कन्वेंशन के हिसाब से ये वैल्यू 1 2 3 4 5 लेता जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि क्रोनेकर डेल्टा की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर केवल एक ही टर्म सर्वाइव करेगा, और वो भी तब जब यहाँ पर जे की वैल्यू आई के इक्वल आएगी, और बाकी के सारे टर्म यहाँ पर 0 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। तो ये जो थ्योरी है, ये जो हम लाइन यहाँ पर लिखेंगे, अभी मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, इस लाइन को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और वहाँ पर इसी लाइन को आप लोग बिल्कुल एज इट इज लिखा करोगे, ठीक है ना। तो मैं लिख भी रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, हियर जे इज द डमी इंडेक्स, so summation convention will be applied over J. So J will take the values from 1 to n। फिर कहेंगे but according to the definition of Kronecker delta only one term will survive here, where J is equal to I। यानी कि यहाँ पर केवल एक ही टर्म सर्वाइव करेगा
और वो भी तब जब यहाँ पर j की वैल्यू i के इक्वल होगी। एंड ऑल द अदर टर्म्स विल बी 0। तो बाकी के जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे टर्म यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अब लिख के दिखा देता हूँ। ए जे क्रोनेकर डेल्टा आई जे, तो A1 क्रोनेकर डेल्टा I1 प्लस A2 क्रोनेकर डेल्टा I2 प्लस A3 क्रोनेकर डेल्टा I3, यानी कि जे की जो वैल्यू है उस पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई हो रहा है और उसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से चलती जा रही है। फिर रास्ते में एक टर्म आएगा जहाँ पर जे की वैल्यू होगी आई के इक्वल, यानी कि ऐसे लिख दोगे ए आई क्रोनेकर डेल्टा आई आई। अब आपको ये दिखाना है कि जे का ये फिक्स नंबर है ना, यानी कि अब यहाँ पर समेशन कन्वेंशन नहीं लगेगा, तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब अब यहाँ पर ये केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा। प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आप लिख सकते हो इस तरह से ए एन और क्रोनेकर डेल्टा आई एन। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म यहाँ पर केवल सर्वाइव कर पाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म है यानी कि हमारे पास रिजल्ट के रूप में आएगा ए आई, और बाकी I1 I2 ये सारे के सारे टर्म यहाँ पर क्रोनेकर डेल्टा की जो डेफिनीशन थी उसके हिसाब से 0 हो जाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। दोस्तों पीछे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा डेबर वाई अपॉन डेबर एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय एक्स के लिए वाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। या फिर अगर मैं कहूँ आपसे डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, तो एक्स के लिए जेड क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब टेंसर एनालिसिस में जैसे यहाँ पर लोग एक्स वाई जेड का यूज कर रहे हैं, तो टेंसर एनालिसिस में हमारे पास टर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपोनेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर लोग एक्स वाई जेड वगैरह ना यूज करके वहाँ पर x1 x2 x3 x4 इस तरह से यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डेबर x2 अपॉन डेबर x1, तो इसका मतलब x1 के रेस्पेक्ट में हम x2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन x1 के लिए x2 क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अगर मैं कहूँ डेबर x5 अपॉन डेबर x3, तो x3 के लिए x5 क्या है, कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ डेबर x3 अपॉन डेबर x3, तो x3 के रेस्पेक्ट में x3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन ये 1 हो गया। या फिर अगर मैं कह दूँ डेबर x4 अपॉन डेबर x4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी बात को अब अगर हम लोग इस तरीके से समझें, अगर मैं आपसे कहूँ डेबर xi अपॉन डेबर xj, यानी कि मैंने आपसे कहा xj के रेस्पेक्ट में xi का पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर वही बात आ गई, अगर i और j आपस में सेम होंगे तो इसका मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन अगर यहाँ पर i और j आपस में सेम नहीं है तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी अलग टर्म का हो रहा है और डिफरेंशिएशन किसी अलग टर्म के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि i और j आपस में सेम है तो इसकी वैल्यू होगी 1, अगर i और j आपस में सेम नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 1 होगी अगर i और j आपस में सेम है। जैसे i भी 7 है,
जे भी 7 है, यानी कि डेबर x7 अपॉन डेबर x7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। जैसे i का मतलब है 5, j का मतलब है 4, तो x4 के रिस्पेक्ट में x5 का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। अब अगर आप देखोगे तो डेबर एक्स आई अपॉन डेबर एक्स जे की यहाँ पर जो डेफिनीशन बनी, जो इसकी वैल्यू आई, वही सेम डेफिनीशन क्रोनेकर डेल्टा की भी तो होती है। जब हम लोग क्रोनेकर डेल्टा आई जे लिखते हैं तब भी आप यही लिखते हो। आप कहते हो इसकी वैल्यू होती है 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे, और इसकी वैल्यू होती है 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब दोनों की जो डेफिनीशन है वो सेम जा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि डेबर एक्स आई अपॉन डेबर एक्स जे को हम लोग क्रोनेकर डेल्टा आई जे भी कह दिया करेंगे। तो ये थी हमारी क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी नंबर 5। तो डेबर एक्स आई अपॉन डेबर एक्स जे को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा आई जे। तो बच्चों, ये था क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनीशन और क्रोनेकर डेल्टा की ये थी 5 प्रॉपर्टीज़। इनको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए एक छोटा सा टॉपिक इसी में और दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अब टेंसर एनालिसिस में डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, देखिएगा। अगर मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ए आई जे, इस तरह से ए आई जे यहाँ पर एक जनरल टर्म है और डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने इस तरह से दिखाया है। आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। आई और जे की अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ये जाएगा n बाई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कैसे? तो ये बनेगा A11, A12, A13 से लेकर के A1n। सेकेंड रो आ जाइए, A21, A22, A23, कहाँ तक जाएंगे? A2n। चौथा और लिख देता हूँ, A31, A32, A33, कहाँ तक गए? A3n तक, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट रो में बनेगा AN1, AN2, AN3 और हम लोग जाएंगे ANn तक। तो बच्चों, टेंसर एनालिसिस में डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। वैसे कई बार आप देखोगे डिटर्मिनेंट को ए आई जे, यानी कि दोनों ही इंडाइसेस यहाँ पर कैसे हैं, सुपर स्क्रिप्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर कई बार आप लोग देखोगे दोनों ही इंडाइसेस यहाँ पर सब स्क्रिप्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। तो इन तरीक़ों से भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरीके से करेंगे। अब इसी में एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। अब यही डिटर्मिनेंट की जो डेफिनीशन है, अगर हम क्रोनेकर डेल्टा पर अप्लाई करें, यानी कि हमने कहा क्रोनेकर डेल्टा आई जे और इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, तो बच्चों ये बनेगा 1 1 1 2 1 3, कहाँ तक गए? 1n तक। सेकेंड रो में आइए, 2 1 2 2 2 3 और 2n। थर्ड रो में आ जाओ, 3 1 3 2 3 3 और ये हम लोग गए 3n। सबसे लास्ट रो हो जाएगी क्रोनेकर डेल्टा n1 n2 n3, कहाँ तक जाएंगे? nn तक। अब क्रोनेकर डेल्टा की जो आपने डेफिनीशन पढ़ी है उसके हिसाब से इन सारे टर्म की वैल्यूज़ लिख लो। तो 1 1 यहाँ पर आई और जे आपस में सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 2 आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। ये भी 0। इस तरह से ये सारे टर्म 0 बनेंगे। 2 1 आई और जे सेम नहीं है, इसकी वैल्यू 0। 2 2 आई और जे सेम है, इसकी वैल्यू 1, और अदर टर्म्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे। आप देखोगे मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर 1 आ रहे हैं और बाकी सारे टर्म यहाँ पर 0 आ रहे हैं। ठीक है। अब क्लास 12th में डिटर्मिनेंट की डेफिनीशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं,
दोस्तों, अगर मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं या मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं या दोनों तरफ के एलिमेंट जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 1 1 1। अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से आपने देखा क्रोनेकर डेल्टा आई जे डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू होती है 1। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन को समझा, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा और डिटर्मिनेंट में जब हम लोग क्रोनेकर डेल्टा आई जे को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। किस तरह से इन सभी बातों को हम लोगों ने समझा। ठीक है, आइए मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।